नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अरब की राजधानी अरब से धीरे धीरे दूर होती चली गई। अब हम इस कहानी में आगे पढ़ते हैं कि क्या फर्क पड़ा इससे अरब के इतिहास पे। जैसा हम जानते हैं कि अरबी में खूब लिखा गया, लेकिन उसमें अरब ढूंढना पड़ता है। 10वीं सदी तक इतने अरबी साहित्य रचे गए कि उसकी सूची बनाने के लिए किताब बन गई, किताब अल फहरिस्त। उसमें 1000 से अधिक लेखकों की सूची है, लेकिन उसमें अधिकांश या तो फारस से हैं या बगदाद के आसपास से हैं। जिस अरब से हम आज रिलेट करते हैं वह नहीं दिखता। फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखी उसमें फारस के गौरवशाली राजाओं की गाथा है, मगर अरबी कबीलों के सरदार नहीं है। एक अरबी इतिहासकार कुछ सख्त लफ्जों में लिखते हैं कि दरअसल अरब संस्कृति का निर्माण मवालियों और अजम लोगों ने किया, यानी गैर अरबियों ने। एक विवरण है कि अरब के मरुस्थल में एक शुद्ध अरबी बोलने वाला मिलना कठिन था। लेकिन संस्कृति से क्या तात्पर्य है? सिर्फ नगरों में जन्मी कहानियां? जो अरबी बगदाद चले गए, क्या वही सुसंस्कृत हो पाए? एक व्याकरण सम्मत शुद्ध अरबी भाषा अरब में आखिर क्यों बोली जाती? उन्होंने यह भाषा किसी विद्यालय में डंडे खाकर तो नहीं सीखी। 9वीं सदी में अरब के बदू कबीलों के विषय में अल असमई ने एक संस्मरण लिखा है। 2 बदू बाज के लिए अरबी शब्द पर बहस कर रहे थे। एक कह रहा था शक्र, दूसरा कह रहा था सक्र। आखिर दोनों ने निर्णय लिया कि जो पहला व्यक्ति वहां से गुजरेगा वह बताएगा कि सही उच्चारण क्या है। जो पहला राहगीर आया उसने कहा, तुम दोनों गलत हो, सही शब्द है यक्र। भारतीय भाषा बोलने वाले इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। जहां कोस कोस पर बानी बदलती है, उच्चारण बदलते हैं। जो बिल्कुल किताबी व्याकरण सम्मत भाषा बोल रहा है उसने यह स्कूल में सीखी होगी और खुद को तैयार किया होगा। खैर, ऐसा कब तक चलता? फारसी स्वयं को अधिक सुसंस्कृत बताते रहे तो अरबियों को भी अपनी जमीन तो तलाशनी थी। कबीलों में रहते या ऊंट पर भटकते अरबी खुद तलाशने में सक्षम नहीं थे, मगर उनके शहरी वंशज ऐसा कर सकते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो फारसी भाषा अरबी पर हावी होती जाती। 9वीं सदी की शुरुआत में गैर अरबियों की तरफ से एक सांस्कृतिक आंदोलन ने शक्ल लेनी शुरू की, शुबैया आंदोलन। यह स्वयं को कबायली संस्कृति से अलग और बेहतर करने लगे, न सिर्फ इस्लाम के संरक्षक रूप में बल्कि साम्राज्य के विस्तारक रूप में। अरबियों की छवि रेगिस्तान में भटकते, ऊंट पर बैठ छड़ी भांजते, छिपकली खाकर जीवन गुजारते, असभ्य और मजहब से नादान लोगों की बनने लगी। उस समय अरबियों का सांस्कृतिक झंडा उठाने जो व्यक्ति आए उनके मूल अरबी होने में भी शंका है, लेकिन उन्होंने उस रेत से संस्कृति निकाल कर रख दी। अरब के ऊंटों पर, वहां की वनस्पति पर, वहां के लोगों पर किताबें ही किताबें लिखते चले गए। अल जाहिज नामक उन विद्वान ने फारसियों को जवाब दिया कि यह ऊंट की छड़ी तो हमारी पहचान है, यह हमें गति देती है, यही हमारी रक्षा करती है और यही हमें रास्ता भी दिखाती है। यही हाथ में रखकर हम शिक्षा देते हैं और इसी से सजा भी देते हैं। जिसके पास यह छड़ी नहीं वह मार्ग से भटका हुआ है। शायद प्रतीकों का निर्माण कुछ यूं ही होता है। हिकारत से देखी जा रही चीज गर्व की बात बन जाती है। आज दुबई की किसी चमचमाती गाड़ी में ऊंट की छड़ी रखी मिल जाए तो ताज्जुब नहीं। एक अरबी मान्यता है, उतरकुल तुर्कामा तराकुकुम, यानी तुर्कों को तब तक ही बख्शो जब तक वे तुम्हें बख्श दें। अरब फारस का भेद तो शुरुआत थी, उसके बाद आपसी भेदों और द्वंद्वों की पूरी फहरिस्त बनती गई। यह कहीं न कहीं इस्लाम की एकता पर प्रश्न चिन्ह बन रही थी।
जब इस मजहब का मूल एक ईश्वर और एक भाईचारे की बात थी, तो इसमें श्रेष्ठता की बात कहां से आई? अरब के अंदर वे भेद उभरने बहुत पहले शुरू हो गए जो काफी हद तक नस्लीय थे। इस नस्लीय पहचान ने पश्चिमी एशिया को आज तक बांटा हुआ है। यमनी अलग, कुर्द अलग, तुर्क अलग, अरबी अलग, फारसी अलग, जंज अलग। हमें दूर से वे एक समाज नजर आ सकते हैं, लेकिन वे दूर से ही पहचान लेते हैं कि सामने वाला किस वंश वृक्ष से है। अरब के अंदर भी कई अरब हैं। जब खलीफाओं का शासन आया तो उन्हें युद्ध लड़ने से लेकर तमाम सेवाओं के लिए लोग चाहिए थे। शासक अरबी थे, प्रशासक फारसी, और इससे आगे की कड़ियां अभी जोड़नी थी। युद्ध लड़ने और सुरक्षा के लिए जो लोग आए गए उनमें कई तुर्क थे। सबसे निचली सीढ़ी पर उत्तरी अफ्रीका के बंटू थे जो जंज कहलाए। इस तरह इन दासों के नामकरण ममलूक और मवाली जैसे होते गए। वर्तमान तुर्की बैजेंटाइन साम्राज्य का केंद्र था। वहां के तुर्क पिछली कुछ सदियों से ईसाई बने थे और अब वे खलीफा राज में इस्लाम से जुड़ रहे थे। यह कोई वैचारिक चयन नहीं था, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल टूल कह लें या आगे बढ़ने का रास्ता था। बगदाद के गोल नगर की सुरक्षा करते, घोड़ों पर हथियार हाथ में लिए घूमते तुर्क हर जगह दिखने लगे। फौज तो यूं ही अनुशासित और संगठित होती ही है, तो तुर्कों के लिए एक यूनिट बनना कुछ आसान था। इसकी तुलना रोमन साम्राज्य के प्रेटोरियन गार्ड से की जा सकती है, जो धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए थे। जिनके साथ वे गार्ड हैं, उन्हीं की सरकार टिक सकती है। आज के दौर में ऐसा उन देशों में दिखता है जहां फौज बड़ी आसानी से तख्ता पलट कर लिया करती है। 9वीं सदी में ऐसे संदर्भ मिलते हैं जब खलीफा ने तुर्क रक्षकों का सहारा लेकर अपने ही बड़े भाई को मरवा दिया ताकि वे गद्दी पर बैठ सकें। इसमें भले ही तुर्क स्वयं तख्त पर कब्जा नहीं करते थे, लेकिन जो भी वहां बैठता वह उनकी मर्जी से बैठता। ऐसे भी संदर्भ मिलते हैं जब तुर्कों की बढ़ती ताकत को देखते हुए अफ्रीकी लोग फौज में भर्ती किए गए, लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय बिगड़ता ही चला गया। अब एक नहीं 2 ताकतें थी जिनसे खलीफा को खतरा हो सकता था। मसलन खलीफा राज का पहला और सबसे खूनी गुरिल्ला विद्रोह तुर्कों ने नहीं किया, बल्कि बंटू अफ्रीकी गुलामों ने किया। यह माना जाता है कि एक अरबी मूल का व्यक्ति अली इब्न मोहम्मद ने इन गुलामों को बगावत के लिए उकसाया। यह कहलाया तवरत अल जंज, यानी जंज विद्रोह। 869 से लेकर 883 ईस्वी में बसरा से बगदाद तक फैली इस बगावत ने जता दिया कि अगर गुलाम जाग जाए तो अगली कई सदियों तक उनका ही राज होगा। आज यूरोप के श्रमिकों में कई तुर्क मिल जाएंगे। सड़क बनाते, रनवे से बर्फ हटाते, अग्निशमन विभाग में, बिजली कर्मी, अस्पताल के वार्ड बॉय, उद्योगों में इस तरह के काम ब्लू कॉलर जॉब कहलाते हैं, जिन्हें भारत में चतुर्थ वर्गीय कहते हैं। अरबी या उर्दू में ऐसे बोझ ढोने वाले काम हमाली कहलाते हैं। एक तुर्क श्रमिक सिगरेट में तंबाकू रोल करते हुए मुझे कह रहे थे, हम कभी दुनिया पर राज करते थे। उन्होंने मुझे शाहजहां का तुर्क उच्चारण समझाने की चेष्टा की, जो शाहजहां की तरह था। अपनी बात खत्म कर वह अपनी कई जेबों वाली काली चिकनाई में सने रंग बिरंगे जंप सूट में निकल पड़े। अब तुर्की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है जो समय के थपेड़े झेल रहा है। इस दशक में इसने आर्थिक मंदी से उबरना शुरू ही किया था कि प्राकृतिक आपदा भी आ गई थी। लेकिन अरब की दुनिया में तुर्कों का आना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस्लाम दुनिया को अरब ने मजहब दिखाया, फारस ने कला दिखाई और तुर्क ने ताकत दी। ईसाइयों के खिलाफ जो भी क्रूसेड लड़े गए, अधिकांश तुर्क शासकों ने लड़े। जो आपसी विवाद थे, उन्हें काफी हद तक कम करने के प्रयास किए, इस्लाम को संगठित किया। यह सच है कि अरब के लिए ये लोग बाहरी थे,
गुलाम थे, लेकिन यह सिर्फ तकनीकी खून था जो समय के साथ धुंधला पड़ गया। मान्यता है कि तुर्कों की शुरुआत अरबियों की तरह ही भटकते कबीलों की तरह हुई थी। वे वोल्गा नदी से अरल सागर तक के हिस्सों में घूमते रहते थे। उनमें ओगुज कबीले का जिक्र अधिक है और अधिकांश तुर्क स्वयं को उसी का वंशज मानते हैं। इन्होंने कब इस्लाम स्वीकारा यह कहना कठिन है, क्योंकि इनका कोई एक स्थापित क्षेत्र या राज्य परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुमान लगते हैं कि इनके वंशज कभी गुलाम बनाकर लाए जाते रहे, तो कभी वे खुद ही काम की तलाश में आ गए। 10वीं सदी में बजकम नामक एक तुर्क गुलाम धीरे धीरे सेनापति के पद तक पहुंचा। उसे अमीर उल उमरा की पदवी मिली। पुरातत्ववेत्ताओं को एक दिरहम सिक्का भी मिला है जिस पर खलीफा के साथ बजकम का नाम अंकित है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुर्कों की गति कोई बहुत हड़बड़ी वाली नहीं थी। वे तभी पटल पर आए जब खलीफा कमजोर होने शुरू हुए। यह कुछ उस तरह की घोषणा थी जैसा कई समकालीन फौजी जनरल करते रहे। वे सत्ता अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि स्थिति सामान्य होने तक वह गद्दी संभालेंगे और उसके बाद लोकतंत्र बहाल कर देंगे। कई दशक बीत जाते हैं मगर वे गद्दी नहीं छोड़ते। लेकिन उन्हें भी सत्ता में बने रहने के लिए कोई पॉपुलिस्ट चीज चाहिए होती है, ऐसी चीज जो जनता को उनके साथ रखे। ऐसा लगता है कि तुर्कों को वह सूत्र मिल गया था और तभी बाहरी होकर भी अरब या फारस पर राज कर सके। पहली खेप का मुकम्मल तुर्क शासन कहलाया सल्जुक साम्राज्य। यह 11वीं सदी में ही बगदाद पर सत्ता स्थापित कर सका, लेकिन जमीन बनानी इसने बहुत पहले शुरू कर दी थी। सल्जुक शासन के आते ही अरब को पहला और सबसे बड़ा झटका यह लग सकता था कि राजकीय भाषा अरबी के बजाय फारसी होती गई। फिरदौसी और उमर खय्याम जैसे फारसी विद्वान इसे नई ऊंचाई दे रहे थे। अरब के लिए यह आत्मचिंतन का समय था कि वह अपनी पहचान और महत्ता कैसे बनाकर रखे। भाग्य से यह समस्या भी तुर्कों ने ही हल कर दी। उन्होंने फारसी को जहां राजकीय स्थान दिया, वहीं अरबी को एक ऐसे रूप में उपयोग किया जो उनकी सत्ता को अजेय बना सकता था। इस कालखंड के 2 शब्द जो उभर कर आने लगे, उनमें पहला था सुल्तान, जिसने धीरे धीरे खलीफा शब्द को सिर्फ प्रतीकात्मक बना दिया, और दूसरा शब्द था मदरसा, जहां साम्राज्य के बच्चे बच्चे अरबी और इस्लाम की व्यवस्थित शिक्षा लेने लगे। सल्जुक और उस्मान तुर्क साम्राज्य के मानचित्रों में एक अजीब समानता है। वे अपना विस्तार पूरब, पश्चिम और उत्तर में दिखाते हैं, मगर अरब को सिर्फ छू कर निकल जाते हैं। मक्का मदीना से गुजरती पतली पट्टी को छोड़कर शेष अरब पर उनकी सत्ता लगभग नहीं दिखती। यह पट्टी भी सीधी तौर पर इनके हाथ में नहीं थी। 16वीं सदी तक अरब का काफी हद तक एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मुझे लगा कि मानचित्र बनाने वालों की भी कुछ गलती होगी। मैं एक एक कर सऊदी अरब, ओमान, अमीरात, बहरैन और कुवैत के सरकारी वेबसाइट पर गया कि वे तो अपने इन महान शासकों को याद करते होंगे। सऊदी ने अपने इतिहास का बहुत सुंदर वेबसाइट बनाया है, जहां 6000 ईसा पूर्व से क्रमबद्ध इतिहास दिखाया है। लेकिन उसमें 610 ईस्वी यानी इस्लाम के उदय के बाद सीधे 1727 ईस्वी है। इस बीच सिर्फ रशीदुन खलीफा का जिक्र है जो अरब में ही आए थे। उसके बाद के तमाम खलीफा और सल्तनत सिरे से गायब है। इसी तरह ओमान, बहरैन, कुवैत भी अपने औपचारिक इतिहास में किसी भी सल्तनत का जिक्र नहीं करते। अमीरात ने यह लिखा है कि उस्मान तुर्क अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रभाव रखते थे, मगर उनका पूर्ण शासन नहीं था। इन सभी ने यथा डच, पुर्तगालियों, फ्रेंच और अंग्रेजों का जिक्र अपने इतिहास में किया है, लेकिन तुर्कों को जगह नहीं दी है। खैर, यह कहा जा सकता है कि भला वेबसाइट से क्या होता है। उनकी आपसी रंजिशें रही, इसलिए इतिहास में जगह नहीं दी। उनके विषय में जो मोटी इतिहास की किताबें होंगी, वहां शायद मिल जाए कि सऊदी अरब, यमन और ओमान में कौन से तुर्क संचालित प्रशासक थे। मोरक्को और इबेरिया तक के नाम और चिन्ह मिल जाएंगे, मगर सऊदी अरब का कोई तुर्क या अन्य हाकिम ढूंढना कठिन है। इसलिए अगर मैं गजनवियों, सल्जुकों, उस्मान, तुर्कों
और मंगोलों की कहानी ना भी लिखूं तो इससे संभवतः अरब के इतिहास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अरब के देश खुद ही उन्हें महत्व नहीं देते तो मुझे क्या पड़ी है। यह प्रश्न फिर दोहरा रहा हूं कि क्या उन सल्तनतों ने इस रेगिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया, या यह रेगिस्तान इतना दुर्गम था कि इसे वे जीत नहीं सके। समय के साथ अरब ने स्वयं को बगदाद से अधिक करीब मिस्र और उसके उत्तरी अफ्रीकी पड़ोसियों से पाया। आज भी उन्हें अरब अपना अरबी बंधु मानता है। पश्चिम में जब अरब स्प्रिंग जैसे शब्द प्रयोग होते हैं तो उसमें उत्तर अफ्रीका, मिस्र और अरब प्रायद्वीप की बात होती है। ये क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से अरबी होते गए। वही पहनावा, वही रहन सहन, वही भाषा, वैसे ही ऊंट और कुछ हद तक रेगिस्तान भी। अरब अपने मूल स्वरूप में लौटने लगे, शासक नहीं बल्कि एक कुशल व्यापारी रूप में, जो वे इस्लाम से पहले भी रहे थे और आज भी है। जब तुर्क ईसाइयों से खूनी क्रूसेड लड़ रहे थे तो वेनिस में बैठ अपने माल का हिसाब करते अरबी का मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उनके लिए यह बिजनेस था जिसका सियासी या मजहबी लड़ाइयों से खास ताल्लुक नहीं था। पश्चिम से उनके मधुर संबंध कोई 18वीं 19वीं सदी की बात नहीं, वे सदियों पूर्व से रहे। अफ्रीका से गुलाम व्यापार की तो कुंजी ही अरबियों के हाथ में थी। साथ ही साथ भारत से यूरोप के मसाला व्यापार पर भी अरबियों ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी। यह बात तल्ख लग सकती है, मगर अरबियों ने क्रूसेड में या दूर दराज के प्रांत जीतने में ज्यादा भाग नहीं लिया। अरबियों ने विस्तार के लिए एक अलग तकनीक अपनाई। इसे झुंड प्रवास या स्वार्मिंग कहा जा सकता है। किसी इलाके में हजारों की तादाद में पसर जाना, वहां के लोगों से मेल जोल संबंध बढ़ाते हुए अपनी संख्या, अपना क्षेत्र, अपना व्यापार बढ़ाते चले जाना। इस पद्धति को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले पहले समूह का नाम था बानु हिलाल। ये नज्द यानी वर्तमान सऊदी और हिजाज के कबीले थे जो अफ्रीका की तरफ बढ़ते गए। इन्होंने बिना किसी सल्तनत के ही लगभग पूरे उत्तरी अफ्रीका का अरबीकरण कर दिया। 14वीं सदी के अरबी इतिहासकार इब्न खालदून, जो स्वयं ट्यूनिशिया में पैदा हुए, उन्होंने बानु हिलाल के संबंध में लिखा है, धीरे धीरे अरबियों की संख्या बर्बरों से अधिक हो गई और उनकी जमीनों पर अरबों ने कब्जा कर लिया। मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर राज करने तुर्क शासक भी आते जाते रहे जिनसे अरबियों ने संबंध रखे, लेकिन उनके लिए वे ऐसी बदलती कुर्सियां थी जिनके पाए कभी न कभी टूट नहीं थे। अरबी खुद लंबी रेस के ऊंट थे। अब तक हमने ईसा पूर्व के अरबी प्रायद्वीप में जॉर्डन से यमन तक मिले पुरातात्विक नगरों की छवि देखी। इस्लाम उदय के बाद पश्चिमी अरब के हिजाज प्रांत से चहुदिशा प्रवास और विस्तार देखा। इनमें क्रमशः रशीदुन, उमैया और अब्बासी खिलाफतों के समय दमिश्क और बगदाद में सत्ता के केंद्र देखे। ये सभी अरब से बाहर होकर भी कमोबेश स्वयं को जोड़कर देखते रहे। न सिर्फ अरब बल्कि इस्लाम के आरंभिक परिवार बांधव से अपना मूल जोड़कर एक पहचान रखी। इस केंद्र के शिफ्ट होने के बाद मूल अरब में उनके प्रतीक मिलने घटते जाते हैं, लेकिन अरब के बाहर अरबी भाषा अपना उत्कर्ष देखती है। भौगोलिक अरब के बाहर एक परिष्कृत समृद्ध अरबी संस्कृति और भौगोलिक अरब के अंदर एक कबीलाई किंतु गतिमान संस्कृति विकसित होती रहती है। परिष्कृत संस्कृति के निर्माण में अरब से अधिक गैर अरबी अजम अपनी भूमिका निभाते दिखते हैं। प्राचीन अरबी लिपि में परिवर्तन आते हैं और प्रचुर मात्रा में सृजन होता है। हमने बगदाद के बैत अल हिकमा और अलजिब्रा के आरंभिक अरबी पुस्तक के विषय में जाना। इस अरबी संस्कृति के फारसी संस्कृति से लव हेट रिलेशनशिप से भी कई खूबसूरत चीजें निकली, उसके विषय में जाना। फारसी कला और साहित्य खलीफा शासन में अपनी रौ में था और कागज के आने के बाद वहां की खत्ताती यानी सुलेख में किताबें ही किताबें निकलकर आती रही। सत्ता में फारसियों के बढ़ते दबदबे में अरबी के पैरोकार कुछ सचेत हो गए।
उसी कड़ी में अल जाहिज को अरबी दुनिया अपना डार्विन कहती है, जिन्होंने अरबी में पशुओं, वनस्पतियों और अरब प्रायद्वीप के जनजीवन पर किताबें लिख डाली। 10वीं सदी के अंत तक एक तरह का बिखराव या शाखाओं में विभाजन दिखने लगा, न सिर्फ फारसी और अरबियों में, बल्कि समय के साथ उभरे मजहब के अंदर पंथों में। अब्बासी खलीफा में कुछ और शक्तियां भी उभरने लगी, जो न अरबी थी, न फारसी, और न ही वे सत्ता में थी। वे गुलाम बनकर आई थी, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए ताकतवर होती गई। तुर्कों, ममलुकों, गजनवियों इत्यादि का उदय देखा। इस्लामी सिया करमतियों की चर्चा मैंने नहीं की, जो उसी कालखंड की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन इनमें अधिकांश घटनाक्रम अरब प्रायद्वीप की चौहद्दी पर हो रहे थे। विषय को कुछ सहज और केंद्रित रखने के लिए मैंने जो निर्णय लिया था कि उस्मान तुर्क और इस्लाम के मजहबी इतिहास में समय कम दूंगा, वह जारी रखता हूं। अन्यथा कहानी अरब के बाहर ही मंडराती रह जाएगी और रेगिस्तान पीछे छूट जाएगा। बाद में जब रियाद और दुबई पर कहानी पहुंचेगी तो बुर्ज खलीफा भी इतिहास को टोकेगा, अब आए हो जब मेरे दिन फिर गए, अब तक कहां थे? कहते थे कि रेगिस्तान में क्या रखा है। दमिश्क, बगदाद, काहिरा, इस्तांबुल, जेरूसलम, अंदालुसिया पर पन्ने भरते रहे। इसलिए इस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 में वर्णित इतिहास में अब्बासियों या तुर्कों का जिक्र नहीं किया। अगर वे अरबी मूल के या अरब संस्कृति के पोषक थे भी, तो उन्होंने नज्द के रेगिस्तान की सुध नहीं ली। वे तो नॉन रेसिडेंट अरब्स होकर बन के रह गए। बल्कि नॉन रेसिडेंट भी मूल जगह पर कुछ पैसे भेजते हैं, सड़क बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, लेकिन ये तो दूसरी जगह पर पहुंच के गायब ही हो गई। खैर, किस्मत का खेल है कि आज उसी रेगिस्तानी खाड़ी में काम कर लोग बाहर पैसे भेज रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही अरब पर निर्भर है। बहरहाल, अब्बासी खलीफा के समय भौगोलिक अरब में भी कुछ सत्ता मौजूद थी। यह इस मामले में इकलौती थी कि इसका मूल एक महत्वपूर्ण स्त्री के नाम पर था। भले इस मूल को प्रमाणित करना कठिन हो, मगर उन्होंने नामकरण किया फातिमी। इन्होंने जो राजधानी बसाई वह अरब के कलेवर से सबसे करीब रही। यह अल दुनिया, विश्व की माता कहलाई। इस स्थान पर मिस्र, ग्रीक, रोम, अरब सभी जाकर जैसे मिल गए, किसी मिथकीय स्फिंक्स की शक्ल में। यहां उन दिनों खुला एक मदरसा अल अजहर आज खुद को दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहता है, जो आज तक चल रहा है। अरबी मान्यता से पहला भी उसी शासन में कुछ दूर ट्यूनिसिया में स्थापित हुआ था, जो आज तक कायम है। सदियों बाद गमाल अब्दुल नासिर नामक एक व्यक्ति ने इस मीनारों के शहर में खड़े होकर कहा, यह है अल काहिरा, उर्बा की जमीन, अरब का दिल, यहां से हम नए अरब का इतिहास लिखेंगे। हम स्कूल के दिनों में आपस में सवाल जवाब खेला करते थे। हर गलत जवाब पर सवाल पूछने वाली टीम को पॉइंट मिलते थे। मेरे पास एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर बताने के बाद भी अगली टीम दोहरा नहीं पाती। मैंने चित्रकार पाब्लो पिकासो का पूरा नाम रट लिया था। पाब्लो डिएगो योस फ्रांसिस्को डी पाउला युवान नेपोमुचिनो मरिया डिलियोस रेमेडियोस सिप्रियानो डिला संटेजिमा ट्रिनिडाड रुइजियो पिकासो। खैर, 2017 में मैं भूमध्य सागर के मलोरका द्वीप पर था, जहां पिकासो रहे थे। वहां बातचीत में स्पेनिश लंबे नामों की गुत्थी सुलझ गई। यह नाम एक पूरा वंश वृक्ष और मूल स्थान परिचय है। मुझे अजीब लगा कि इस वैश्विक दुनिया में ऐसे नाम क्यों रखते हैं, क्या करेंगे मूल और वंश का। किंतु इसका तर्क सतत प्रवास से जुड़ा है। यह एक तरह का माइग्रेशन ट्रेस है, जिससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति कहां से कब आया होगा। यूरोपियों की तरह अरबियों ने भी लंबी यात्राएं की, अपने मूल स्थान से दूर बसेरे बसाए। यूरोपियों ने समुद्री यात्राओं पर जोर दिया, अरब के लोगों ने रेगिस्तानी यात्राएं की। यूरोप में प्रचलित शब्द बारबेरियन और अरबी शब्द बर्बर ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता रहा जिन्हें वे सभ्य बनाने का दावा करते रहे। जो भी अरबी प्रवास करते जाते, अपने साथ अपने पूर्वज और मूल स्थान का नाम लिए जाते, और यह पद्धति आज तक कायम है।
अरबी नामों में बिन या इब्न इसी नस्ब को दर्शाता है, इसी वंश को दर्शाता है। जैसे सऊदी अरब के शाह का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। इसमें सलमान उनका इस्म यानी प्रथम नाम है, अब्दुल अजीज उनके पिता का नाम है। आप कहेंगे कि यह तो दुनिया भर में कमोबेश है, ऐसी क्या खास बात होगी। वाकई यह कोई विशेष पद्धति नहीं है और यह ट्रेस मात्र है। लेकिन सलमान का पूरा नाम मैं आपको बताता हूं। सलमान बिन अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन मोहम्मद बिन सऊद अल कबीर बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद अल सऊद। ये पूरा नाम जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे इनका पूरा वंशवृक्ष। अरबी परिवारों में एक लोक कथा सी चल रही होती है कि उनके पूर्वज अमुक गांव के अमुक कबीले से आए। वे वहां से अल कुफा गए, वहां से अंदुलिसिया गए, वहां से उत्तरी अफ्रीका आ गए। पीढ़ी दर पीढ़ी यह हिजरत चलती रही और कई लोग कभी अपनी मूल स्थान पर नहीं लौटे। यह मात्र स्मृति में बनी रही। लेकिन ये अरबी कबीले जिनका सत्ता से खास संबंध नहीं था, वे खामखा भटकते क्यों जा रहे थे। एक कारण तो हो सकता है कि वे अवसर तलाश रहे थे। लेकिन इन अवसरों के लिए वे अल काहिरा या बगदाद जैसे मेट्रो सिटी में क्यों नहीं सेटल हो रहे थे। कोई अनिश्चितता थी, कोई खतरा था। अरब की सीमाएं खतरों से खाली थी ही कब। 12वीं सदी का आगाज पश्चिम के ईसाइयों से क्रूसेड से हुआ। 13वीं सदी तक पूरब से मंगोल आ गए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इन दोनों घटनाक्रम की कहानी।